नमस्कार। राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? यही स्टेटमेंट रोज आता है सर। बिल्कुल आएगा। बताओ मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? सर दोनों चल रही है। आंसर भी रोज यही आना चाहिए कि सर मौज भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, क्योंकि ज्यादा अच्छा वही पढ़ पाएगा जो दोनों का समावेश बना पाएगा, दोनों को ऑप्टिमाइज कर भी पाएगा। क्योंकि पूरे इतने समय के लिए 10 से 12-13 घंटे रोज पढ़ना तभी संभव है जब हम पढ़ाई को मौज के रूप में लें और उसको एंजॉय करने लगे, लर्न विद फन करें। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। टाइम खराब नहीं करते हैं। अपन पढ़ रहे थे लिटरस्टैटिक्स की कहानी पे आगे बढ़ते हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। याद करो, मैंने आपको पिछले टर्न पे बहुत सारी बातें बताई थी। मैंने आपको इंटीग्रेशन के सवाल कराए थे। हाँ सर कराए थे। मैंने आपको इक्वल जो अपने इक्विलिब्रियम वाले सवाल है वो मैंने आपको सवाल कराए थे। हाँ सर, तो उस तरह के सवाल कराए थे। ठीक भैया, अब जो अपन आज पढ़ने वाले हैं वो भी उसी के आगे का थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन होता जा रहा है। जैसे मैंने अलग अलग चैप्टर के साथ जोड़ा था, उसको एसटीएम के साथ जोड़ दिया था, इसके साथ जोड़ दिया था। ऐसे अपन क्यों ना उसको सर्कुलर के साथ जोड़ें, वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। याद है √5GR वाली कहानी? हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा जोड़ते हैं। मान लो, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं रिवाइज कराता हूं कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे मास m का वर्टिकल सर्कल में रखा जाए तो पूछा जाता है बताओ u मिनिमम कितना हो कि ये पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। याद करो, इसके लिए कंडीशन ये लगाई गई थी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 से ज्यादा होना चाहिए, तब ये वैल्यू √5GR आती थी। कुछ याद है कि भूल गए हो? क्योंकि अगर टेंशन कहीं पर 0 से कम हो गई, यानी कि 0 हो गई, तो फिर अपनी स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। तो दो इक्वेशन हुआ करती थी, एक एनर्जी कंजर्वेशन की और दूसरी फोर्स बैलेंस की, और उससे यू मिनिमम आता था √5GR। जो कहानी अब सुनाने वाला हूं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक तो K(Q1Q2/r²) इतना ही है। रियल कहानी दोस्त वर्टिकल सर्कुलर मोशन से है। बहुत बेसिक, नहीं आता है तो पढ़िए बेसिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ना है कि √5GR कैसे आता है, वो आएगा तभी ये समझ आएगा। पर पहले इसको पढ़ लो, अगर नहीं आता है तो भी फिर उसको और पढ़ना, तो दोनों बातें समझ आ जाएंगी और दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, बात क्लियर है सर। अब हमने इस वाली जो नॉर्मल सिचुएशन होती थी उसमें हमने क्या करा, वो तो है ही, mm तो है ही, हमने Q1 और Q2 चार्ज और दे दिया। तो यानी कि mg और टेंशन के अलावा एक और फोर्स आ गया। कौन सा? K(Q1Q2/r²। K(Q1Q2/r²। तो उन्होंने फिर से पूछा कि अगर आपने Q1 रख दिया सेंटर पर, Q2 रख दिया सेंटर पर, तो बताओ कितनी मिनिमम रफ्तार चाहिए Q2 को बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कि ये पूरा सर्कल कर ले। ओ हो, कंसेप्ट ऐसे ही लगाते हैं। देखो यहाँ पे u मिनिमम लाना है। याद करो, अगर अपन इस जगह पर देखें तो देखो यहाँ पे एक तो लगता है mg नीचे और एक लगता है K(Q1Q2/r²। बिल्कुल सही सर। अरे हाँ सर, और एक और लगता है, कौन सा? mu²/r। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टी की इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखनी चाहिए? अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट में मैंने रफ्तार u मान ली तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी mg प्लस K(Q1Q2/r² प्लस mu²/r। mu²/r इज सेंट्रिकल फोर्स, अपवर्ड फोर्स टेंशन है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टी कम हो सकता है। अगर ऊपर पहुंचते पहुंचते ये रफ्तार हो जाए v और t 0 से बड़ा हो, कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन क्या होती है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर का जो टेंशन है, इसको अपन ऐसा समझो, इसको नीचे वाले को t' मान लेते हैं, ऊपर वाले को t मान लेते हैं। कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कल क्या है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा सर्कल हो जाएगा, क्योंकि बॉटम से लेकर टॉप तक जाने में टेंशन घटता है कम से कम आधा घंटा से पौन घंटा। ये आपको पूरी कहानी समझाई गई थी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, या तुमने पढ़ी होगी, जो भी आपको ठीक लगे, बेसिक। अच्छा सर, बात तो आपकी सही है सर। अब क्या करें? आप सुनो ध्यान से। अब ऊपर वाली उस पे देखो, ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है?
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो लग ही रहा है, प्लस एक और लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर उस समय रफ्तार आर हुई, और नीचे टी के साथ लग रहा है एम जी। अरे हाँ सर, तो टेंशन तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या लिखा जाएगा, टेंशन प्लस एम जी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि टी की वैल्यू आ गई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। ये 0 से ज्यादा होना चाहिए। अरे पर हमें तो कंडीशन u पे निकालनी है, v पे थोड़ी निकालनी है। हाँ सर, हमें कंडीशन v पे निकालनी कि u पे निकालनी है? सर v तो टॉप मोस्ट पॉइंट की रफ्तार है, हमें तो u पे कंडीशन निकालनी है, नीचे वाले u पर, तभी तो u मिनिमम आएगा। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अब u और v में रिलेशन कैसे निकालें? वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम, बिल्कुल सही सर। अब अपन लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके सर, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस पे फोर्सेस जो हैं, वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अरे हाँ सर, प्लस इक्वल टू, ये ग्राउंड फ्रेम में तो यही फोर्स है ना? अरे हाँ सर, यही तो फोर्स है सर, बिल्कुल सही सर। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। समझ आ रही है क्या बात? हाँ सर। अब बताओ, वर्क डन बाई एमजी, एमजी तो सर कंजर्वेटिव फोर्स है, नीचे एमजी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2r, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है नेगेटिव, वर्क डन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे है तो वर्क डन होगा नेगेटिव, तो माइनस एमजी इंटू 2r। वर्क डन बाई टेंशन सर परपेंडिकुलर है सर 0। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन भी 0 है, बोलो क्यों? सर क्या ये भी हमेशा परपेंडिकुलर है? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमेशा परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है? अरे हाँ सर, तो ये भी 0 आ गया भाई साहब, कंफ्यूज मत हो। हो तो ध्यान से देखो, तो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। हाँ सर, तो देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई, ध्यान से देखो, एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr। अरे हाँ सर, कितनी है एम वी स्क्वायर की वैल्यू? एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr। मैं तो कह रहा हूं एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू क्या आई, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर के लिए आई एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 4mg। तो देखो क्या हुआ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 4mg, दैट इज 5mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एम यू स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यस और नो? आर को उधर ले जाओ, एम को नीचे ले जाओ, तो यू शुड बी ग्रेटर देन एम ने एम को एम इधर नीचे जाएगा, आर ऊपर जाएगा, तो 5rg, और यहाँ माइनस के Q1 Q2, एक आर ने आर को, आर ऊपर गया तो एक आर ने आर को मार लिया, एम नीचे आ गया एम आर। सही लिख रहा हूं क्या? आर ऊपर गया, एम नीचे गया, एक आर ने आर को मार दिया, एम नीचे आ गया, इसका रूट। क्या ये यू मिनिमम आ गया? इससे बड़ा यू होना चाहिए, तभी आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करेगा। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सिर्फ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहा तो आप सोचो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आ रहा है, आपको बेसिक सर्कल आना चाहिए जिसमें फोर्स इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए जिसमें आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लिखनी आनी चाहिए, और आपको बेसिक वर्टिकल सर्कल में √5rg निकालना आना चाहिए। जिसको आता होगा तो खुद ही कर लेगा। हाँ, पर मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको फील करा सकूं कि नहीं भी आता है तो यह एहसास हो जाए कि अभी पढ़ना है हम। अरे हाँ ना बोल, साथ साथ बेसिक बेसिक पढ़ते चलो, टफ मैकेनिक्स नहीं, बेसिक बेसिक पूरी रिवाइज हो जाएगी अपने आप धीरे धीरे। अच्छा नहीं आता, लो सर पढ़ लेता हूं। अरे हाँ ना बोल भाई, किसी बुक से पढ़ ले, जो मैं लेक्चर दिखाए थे उससे पढ़ ले, तूने नोट्स लिख रखे हो तो पहले जो भी पढ़ा उससे पढ़ ले, बेसिक बात है। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा।
हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, मौज के साथ कह रहे हो सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? आगे बढ़ जाऊं? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भाई, बोलो पक्का? हाँ हो गया सर, वो तो आंसर आ गया क्या? अरे हाँ, √5 के Q1 Q2 भाई MR, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ सर, अच्छा। तो क्या सोचो, वर्टिकल सर्कल के साथ अगर आपको जोड़ दिया जाए, क्या आप सवाल कर सकते हो? हाँ, वर्टिकल सर्कल जोड़ दिया, अच्छा ठीक है भाई। अब एक और फॉर्म आ रही है, वेक्टर फॉर्म। अभी तक जो आपने फोर्स पढ़ा वो क्या था? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेम नेचर तो दूर जाते हुए फोर्स, और अगर अपोजिट तो पास आते हुए आप दिमाग से अपने कॉमन सेंस से डायरेक्शन निकाल लेते थे, और मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मान लो कभी चार्जेस 3D में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? 3D में। एक रखा हुआ है 1,2,3 पर -2 कूलम, एक रखा हुआ है -7,5,9 पर +5 कूलम। अब आपको वेक्टोरली आई कैप जे कैप के कैप में फोर्स लिखना है। तो हमने जो पढ़ा था वो तो एक तरीके से डायरेक्शन हम अपनी बुद्धि से निकालते हैं और मैग्नीट्यूड अपन फॉर्मूले से लिखते हैं, यही करते थे। इसकी बजाय हमें वेक्टर फॉर्म भी लिखना आना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट आई कैप जे कैप के कैप में लिख पाए। कई किताबों में डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म से ही लिखा स्टार्ट कर देते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं इसे बाद में पढ़ाता हूं। आपको फील आएगी अब कि नॉर्मल तरीके से मैक्सिमम सवाल हो जाते हैं। वेक्टर फॉर्म में तब घुसना चाहिए जब 3D में चले जाओ और थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो ज्यादा, वरना जैसे मैंने सिखाया वैसे करोगे तो सारे चैप्टरों से अलाइन कर पाओगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो रे भाई, मजा आया सर। ओके, आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। क्यों मारा ये नहीं बताऊंगा। अरे यार भावुक मत हो मोंटी, आ जाओ काम की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म, ओ हो, चालू हो जाओ। Q1 Q2, मान लो दो चार्जेस हैं Q1 Q2। हमें ध्यान समझना, हमें Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, और ऐसा समझो कि Q1 का पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन ले लो, तो Q1 का पोजीशन R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R2 क्या है? पोजीशन ऑफ Q2। R वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन, R वेक्टर ध्यान से देखना, R वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2, है ना? अरे हाँ, बेसिकली आप ऐसे समझो, R वेक्टर इज पोजीशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। अगर हम Q1 पर बैठकर Q2 को देखें, क्योंकि एरो देख, एरो अपना Q2 पर है, तो यानी कि Q2 की पोजीशन ये बता रहा है Q1 के लिए। अरे हाँ, अगर तुम बेसिक वेक्टर लॉ से देखो तो अपन लिखेंगे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। ये तो समझ आता होगा। तो R वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर, सही लग रहा है सर। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, तो सोचो आप जानते हो कि Q1 Q2 पर फोर्स ऐसे लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करता हूं सिर्फ। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या ऐसे लिखना चाहिए कि Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर। हम जानते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पे लगाया गया फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और क्या उसका मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, जो क्या R वेक्टर का मॉड है। बिल्कुल सही, क्या कहानी सही लिखी है? अरे हाँ सर, पर मान लो मुझे वेक्टर लिखना है। वेक्टर मतलब ऐसी चीज, ऐसा फोर्स लिखना है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ दे दे। अच्छा, अब देखो, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ, ध्यान समझना, डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर टू 1 इज सेम एज, ध्यान से सुनना, सेम एज R वेक्टर इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर। समझना, कंफ्यूज मत होना, क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना। क्या F वेक्टर जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, क्या उस फोर्स की डायरेक्शन वो ही है जो R वेक्टर की है
अगर Q1 Q2 सेम नेचर हैं, सेम नेचर हैं मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अच्छा, और डायरेक्शन ऑफ F21 is opposite to R vector if Q1 and Q2 are of opposite nature। अरे हाँ, अगर Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के हो तो अट्रैक्शन आ जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी, तो वो R वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी। ये बात हम सीख गए, पर है तो R वेक्टर ही। अच्छा, अब सुन, हमने इस फोर्स को कैसे लिखा वेक्टरली फॉर्म में, देखना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज रिटन एज K Q1 Q2 बाय R वेक्टर मॉड ऑफ R वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन क्या है, R कैप। R कैप क्या है, क्या यूनिट वेक्टर अलोंग R वेक्टर। तो क्या R वेक्टर और F वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, तो अगर कभी भी कोई वेक्टर लिखना हो तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, R कैप। ये मैंने सही लिखा, बस इसमें मैंने ध्यान रखा कि Q1 Q2 को कैसे रखें, Q1 Q2 को कैसे रखें। देख, अगर दोनों पॉजिटिव है Q1 Q2, तो देख Q1 Q2 को अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रखूं तो बिल्कुल सही बैठा, Q1 Q2 को नेगेटिव रखूं तो भी सही बैठा, पर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखूं तो देख अपने आप माइनस आ गया, तो क्या उल्टा अपने आप हो जाएगा। यानी कि Q1 Q2 को कैसे रखें, Q1 एंड Q2 विद साइन रखो, तो क्या डायरेक्शन सही आएगी, तो क्या डायरेक्शन सही आएगी। Q1 Q2 को कैसे रखें, साइन के साथ, और R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग R वेक्टर। अच्छा, R कैप को क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो वेक्टर में जानते हैं, R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर। और हाँ सर, तो K Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब इज द वेक्टर फॉर्म, इज द वेक्टर फॉर्म। याद रखें ये फॉर्मूला, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K Q1 Q2। वेक्टर फॉर्म क्या है, K Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। इसमें दो बातें याद रखें, Q1 Q2 रखते हैं साइन के साथ, R वेक्टर का हेड वहां होता है जहां फोर्स निकालना होता है। अगर आप फोर्स को ऐसे लिखोगे तो ये मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा, फिर आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो हम करते हुए आए थे उसमें दिमाग से डायरेक्शन निकाल लेते थे और फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर रख देते थे। ऑल्दो वो बेस्ट तरीका रहता है नॉर्मल सिचुएशन के लिए, पर अगर कभी 3D में चले जाओ और इसकी जरूरत पड़े तो इसको ऐसे लिखना है, K Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, where Q1 Q2 should be put with sign, क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम नेचर के होंगे तो R वेक्टर के अलोंग आ जाएगा, और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अपोजिट आ जाएगा। तो जो सोचेंगे वो बिल्कुल सही होगा। अरे हाँ सर, ये फॉर्मूला है। अच्छा, किताबों में इसको कभी कभी ऐसे भी डरा देते हैं, देखना किताबों में, हालांकि मैं तो वो रटने के लिए बोल रहा हूं। अच्छा, याद रखें R वेक्टर का हेड कहां पर होता है, जहां पर फोर्स निकालना होता है, और टेल जिसकी वजह से निकालना होता है। किताबों में कैसे लिखते हैं देखना, डरना मत। क्या R वेक्टर को लिख सकते हैं R2 माइनस R1, तो देख किताबों में कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब। अरे हाँ सर, अरे ये भी तो यही है, पर मैं कह रहा हूं आप ये रट लो, आपको याद रहेगा अपने आप। R2 R1 फिर क्या कहला जाएंगे, R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। कहानी जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ऐसे रख दोगे तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ आ जाएंगे, पर नॉर्मल सवाल अगर हो तो जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही आपको करने की जरूरत है। ये सर हम कब यूज लें, 2-3 सवाल अभी कराऊंगा तो मैं क्लैरिटी आ जाएगी। जब भी सवाल 3D में जाने लगे या आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में आंसर पूछ रखा हो तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई बात वेक्टर फॉर्म की हो रही है, बात वेक्टर फॉर्म की हो रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर।
बात तो सर आपकी सही है सर। बोलो क्लियर है क्या ये? अगर क्लियर है तो उतार लो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। उतारो। अरे उतारो उतारो भाई, अरे उतारो उतारो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर। चलो आ जाओ, आ जाओ। के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? कुछ मत करो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सवाल करते हैं, आ जाओ। ये सब तो हो गया। कीप द वैल्यू ऑफ द चार्ज Q1 Q2 विद साइन दैट हेड ऑफ द R वेक्टर विल बी टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर द फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड। हम लिख चुके हैं, अगला सवाल कर दो फटाफट। एक 2 कूलम चार्ज रखा है 2,4,5 पे, फोर्स बताओ -5 कूलम पे, 4,5,7 पे। आंसर आना चाहिए आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में। तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। ये सवाल गलत मत करना, अगर गलत कर दो तो घर पे कांच के सामने खड़े होके सोचना, मैं ही ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। लक्ष्य देखी देखी। चलो आ जाओ। अरे उतार लिया क्या? करा क्या? करो फटाफट। मैं भी करता हूं, तुम भी करो, इधर नहीं देखना। आर वेक्टर चुपचाप चुपचाप लिख लो। 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप k Q1 Q2 ये माइनस है 2 कूलम -5 कूलम 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √4 + 1 + 4 का क्यूब। अरे हाँ सर, चलो आ जाओ। देखो मेरे हिसाब से आंसर क्या है, देखो ये हो गया 2 5 जा 10, तो -k × 10 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। बिल्कुल सही, हाँ सर। और 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 1, 4 4 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का रूट 3, 3 का क्यूब 27। ओ हो। तो ये आंसर होना चाहिए आई कैप जे कैप के कैप। फॉर्मूला क्या? के Q1 Q2 R वेक्टर। फॉर्मूला क्या था? क्या सीखा था हमने? फॉर्मूला था किस पे? फाइंड द फोर्स ऑन -5 कूलम। मतलब यहां पर एरो होगा तो के Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब इज द आंसर, इज द आंसर। Q1 Q2 को रखो साइन के साथ। देखो हमारा आंसर आ गया क्या? और हाँ सर, ये क्या 10⁸ क्यों कर दिया उन्होंने k की वैल्यू रख दी। क्या रख दी? k की वैल्यू क्या रख दें? 9 × 10⁹। लो भाई रख दो, 9 × 10⁹ रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये अपना कितना हो जाएगा? -9 × 10⁻10 अपॉन 27 × 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। बोलो क्लियर है क्या? तो भैया वो 9 को 27 से कट गया। अरे हाँ सर, सही चल रहा है ना? सब कुछ सही तो चल रहा है। हाँ तो 1/3 आ गया। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सही चल रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? एक मिनट, कैलकुलेशन में 1/3 × 10⁻10 आएगा ना? ये तो 8 कैसे दे रखा है? 9 × 10⁹। हाँ अभी सही है क्या? अरे हाँ ना बोला, अपने जो कराओ सही है, उसमें कोई गलती जैसा है ही नहीं कुछ। अरे हाँ ना बोलो भाई। 9 × 10⁹ × 10/27 2 × -5 कूलम में दे रखा है, बिल्कुल सही है। बेसिक सवाल एकदम, कभी भी 3D में आ जाए तो मैं वेक्टर लॉ लगाना आना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे चलते हैं। क्यूब ले लो एक 8, क्यूब 3D में चला गया। अब ध्यान सुनना, हर क्यूब के वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ध्यान से समझना अच्छे से। अब देखो, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट 1। आपसे बोला कि इस 1 पर। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो कुल मिला के 8 चार्ज हैं। अगर तुम 3D में इमेजिन करो ना, तो सोचो तुम कि एक काम करो, इसको है ना 6 कर लो। इस 6 पे थोड़ा आसानी से होगा तुमको, ठीक। 6 पर क्या फोर्स होगा बाकी सब की वजह से?
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अपने दे रखा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। इस छठे पर फोर्स कितना होगा? तुम ध्यान से देखो तो इस 6 पर 7 फोर्स लग रहे हैं, बाकी सातों लगाएंगे ना। अच्छा 3D में देख, 5 इधर, 7 इधर, 3 इधर, 4 ऐसे, क्या 3D में नाच रहे? टिंग 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 टिंग, बॉडी डायगोनल वाला अलग, 1 वाला ऐसे, क्या 3D में नाच गए? अरे हाँ सर। तो ऐसे कभी भी 3D में चला जाए और इमेजिन ना कर पाओ, और इमेजिन ना कर पाओ, हो सकता है कुछ सवाल आप इमेजिन करके भी कर पाओ, हो सकता है कुछ ना कर पाओ। अगर इमेजिन ना कर पाओ तो बेस्ट वे इज वेक्टर फॉर्म से करें। अब वेक्टर फॉर्म में सबसे पहली बेसिक बात क्या है? सबसे पहली बेसिक बात है कि भाई आप कोऑर्डिनेट मान लें। क्या मान लें? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट मानने के लिए सबसे पहले ओरिजिन माने। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? ध्यान समझ, 0,0, बोलो क्लियर। और यहां और ऐसे मैं ही बता रहा हूं, इसको 6 पे करेंगे अपन, 2 पे नहीं, अपन 6 पे करेंगे, ठीक, थोड़ा आसान रहेगा। इधर एक्स एक्सिस मान लो, इधर वाई मान लो, इधर जेड मान लो। और हाँ सर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। सो एक्स वाई जेड इज क्लियर टू एवरीवन, एक्स वाई जेड इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है सर, बात तो बिल्कुल सही है सर, ओके, एक्स वाई जेड डन, सॉर्टेड। अब देखो सबसे पहले 1 का कोऑर्डिनेट कितना? 0,0,0, सब जगह कोऑर्डिनेट लिखो, देखो 0,0,0। बोलो 2 का कोऑर्डिनेट A,0,0, 3 का कोऑर्डिनेट A,A,0। तुम भी दिमाग लगाते चलना, 0,A,0, इधर देखो 0,A,A, रफ्तार में लिख रहा हूं, देखो 0,0,A, बिल्कुल सही। इधर देखो A,0,A, और यहां का A,A,A। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। बहुत ध्यान से देखो तो फोर्स जो 6 पर लग रहा है वो 7 पार्टिकल की वजह से लग रहा है। तो क्यों ना हम 6 पर 7 बार वेक्टर फॉर्म लगा दें। हाँ करना पड़ेगा बेसिक से, अगर करना है तो। ये सवाल अपने आप में आपको वेक्टर लॉ की प्रैक्टिस करा देगा। अब आपको कौन कौन से फोर्स लिखने हैं, तुम भी लिखोगे, मैं भी लिख रहा हूं। देखो, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू, खुद की वजह से तो होगा नहीं, 7, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8। ये लिखिए सब लोग। एक पहला मैं लिख के बताता हूं, फिर लिखना चालू करना। 1 की वजह से, देखो ध्यान से, 1 की वजह से अगर लिखें तो भाई एक बात तो कॉमन है, के क्यू स्क्वायर सब में आएगा। फिर होता है आर वेक्टर। देखो 2 - 1 करोगे तो एक्स में बच जाएगा सिर्फ ए आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। अरे हाँ सर, और इसका होता है के क्यू स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, तो ए का क्यूब। अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर। ऐसे F62 लिखो। मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? कुछ गड़बड़ करी? एक मिनट रुक जाओ। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, तो मैंने यहां से क्यों मल्टीप्लाई करा, यहां से करेंगे। तो फोर्स ऑन 6 के क्यू स्क्वायर एक्स वाई जेड, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। और हाँ सर, √3a का क्यूब। मैंने 2 से 1 लिख दिया था, ये 6 से 1 है। 6 से 1 घटाओगे तो a - 0, a - 0, a - 0, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। और हाँ सर, और इसका वो कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट इज √3a का क्यूब। सही लग रहा है, बिल्कुल सही लिख रहा हूं, देखो कोई गलती नहीं करे मास्टर। अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर, लो भाई। और देखो F62, 6 में से 2 लिखो, के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर। अब देखो 2 में से घटाओ तो ए आई कैप में 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। पर ए जे कैप बचेगा और ए के कैप भी बचेगा, बिल्कुल सही सर। तो बच जाएगा √2a का क्यूब। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर,
सही लग रहा है सर। फोर्स x63, देखो के क्यू स्क्वायर तुम्हारे सामने कर रहा हूं, 3 का है 3 ये रहा, देखो आई कट जाएगा जे कट जाएगा, सिर्फ के बचेगा, तो ए के कैप ए क्यूब। अरे हाँ सर, अब देख 6 से 4, देख के क्यू स्क्वायर ए बच जाएगा, आई बच जाएगा, जे कट जाएगा, के बच जाएगा। अरे हाँ, तो √2a का क्यूब। फिर कह रहा हूं ये सवाल बड़ा है, पर ये पूरा एक ही सवाल 6 वेक्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करा देता है और प्रैक्टिस करा देता है कि हाँ, अगर ऐसा ऊल जलूल सा कुछ भी सवाल आ जाए तो हम सवाल कर सकते हैं जब हम 3D में जाएंगे। जब हम किस में जाएंगे? 3D में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो भाई 6-5 के क्यू स्क्वायर, 6-5, 5 कहां है? ये रहा, आई बच जाएगा, जे कट जाएगा, के कट जाएगा, ए क्यूब। 6-7, ओ हो, के क्यू स्क्वायर, आई कट गया, जे बच गया, के कट गया, फिर ए क्यूब। 6-8, हो, के क्यू स्क्वायर, आई बच गया, जे बच गया, के कट गया, √2a का क्यूब। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो इन 7 में का नेट जोड़ लिया जाए तो आंसर आ जाएगा एफ नेट। अरे हाँ सर, अभी टफ हो गया सवाल कहने को तो, पर इसमें टफ क्या है? ये तो वेक्टर है भाई, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये तो वेक्टर है। आपको वेक्टर पोजीशन मैट्रिक्स आना चाहिए, फिर फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अगर आता है तो सवाल हो जाएगा। अब देख, तू ध्यान से देख, तेरे को दिखाई देगा के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब सब में आ रहा है नीचे, और ऊपर भी ए आ रहा है, तो ए ऊपर का से नीचे कट जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो देख कॉमन आ जाएगा। हाँ सर, ये कॉमन आ जाएगा। अब तुम पहली टर्म को देखो तो यहां पर a बाई √3 एक आ रहा है, बिल्कुल सही। ध्यान देना, आई वाली टर्म देख रहा हूं, देख a तो बाहर आ गया, देख i में सबसे पहले वाली टर्म क्या है? √3a का क्यूब, √3 का क्यूब यानी कि 1/3 √3, बिल्कुल सही, 1/3 √3। दूसरी वाली में i है ही नहीं, तीसरी वाली में भी i है ही नहीं, इसमें i है तो ये 2√2, बिल्कुल सही। इसमें एक और i है, दैट इज 1, बिल्कुल सही। तो 1 क्या क्या आता जा रहा है i के, अब मैं लिखता जा रहा हूं, देखना ध्यान से। एक तो आ गया 1/3 √3, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, प्लस ध्यान से देखना, प्लस यहां नहीं आया, सेकंड टर्म में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया 1/2 √2, बिल्कुल सही सर। और उसके बाद एक और आ गया 1, अरे हाँ सर, फिर एक और आ गया 1/2 √2, अरे हाँ सर, यानी कि इस वाले को 2 कर लो। देख ध्यान देख, आई 1 2 3 4 टर्म में, एक में 1/3 √3 आएगा, एक में 1/2 √2, फिर एक और में 1/2 √2, तो 2/2 √2 हो गया, और एक 1। ये तुम ध्यान से देखो तो जे में भी यही टर्म आएगी, के में भी यही आएगी। देखो जे का देखो, पहली से 1/3 √3 तो तीनों में आएगी, दूसरे से 1/2 √2 आ गई, फिर एक जे वाली आ गई नीचे, और एक और जे वाली आ गई, ये रही। अरे हाँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्या ये कहानी समझ आई है? अरे हाँ सर, ये टफ लग रहा है, पर अगर ध्यान से करा जाए और समझ के करा जाए, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। बहुत बढ़िया टंग ट्विस्टर सर, आपने जोरदार बोला, शानदार। अब तुम भी रिपीट करना है ना, वापस में रिपीट नहीं करूंगा, है ना। समझ के समझ को समझो। हाँ, समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अरे हाँ, तो तुम तो समझदार हो। कई लोग तो भैया आप सोचो आज के लेक्चर का टारगेट सिर्फ टंग ट्विस्टर बोलना है। अरे यस और नो? हाँ सर, बहुत बढ़िया। बोलो क्या सवाल समझ आया? अरे पक्की बात, अरे पक्की बात बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर। मास्टर पता लग रहा है क्या आज? नहीं सर, एज यूजुअल आप स्मार्ट लग रहे हो। कई लोग मेरी इस बात पे हंस रहे हैं, हंस मत देना, मास्टर तुम्हारा सुंदर, सुशील और स्मार्ट है। हाँ,
आ जाओ। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर। ओ देखो उसी तरीके का आ रहा है। हाँ, ये इसमें माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप 6 की जगह 1 पे निकाल रहे हो। देखो इन्होंने आंसर किसमें निकाला है? 1 पर, इसलिए माइनस आया है वो। बस अपन अच्छे इसलिए निकाला ताकि आसानी से कर पाए। देख, और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। सोचो 3D का एक और सवाल, ध्यान से देखो। इस सवाल को मैं ना दोनों तरीके से करके बताऊंगा, अपने कॉमन तरीके से भी और वेक्टर फॉर्म से भी। पहले वेक्टर फॉर्म से करना है। बोलो पांचवे वाले। एक बेसिकली अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो आप ऐसे समझो कि चार्जेस जो है क्यू 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 माइनस क्यू, क्या प्लस क्यू ले लो, उसमें कंफ्यूज क्यों रहा? माइनस में लिख के बार बार कंफ्यूज हो गए। देखो सारे चार्ज मान लो प्लस क्यू है, और आपको पांचवें चार्ज पर वो निकालना है। स्क्वायर पिरामिड है ये। क्या है ये? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड पे जो चार्जेस हैं उन क्यू 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 पे जो चार्जेस हैं, और चलिए स्क्वायर है नीचे, उसकी साइड है √2 है, ध्यान देना, और उसके सेंटर से ए दूरी ऊपर पर पांचवा चार्ज है। स्क्वायर पिरामिड है। आपसे पूछा जाए इस पांचवें चार्ज पर फोर्स निकालो, तो ध्यान से देखो, तो 3D में चलेंगे तो ऐसे 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 है। आप अभी 3D में मत जाओ, आप तो वेक्टर फॉर्म से करो। वेक्टर फॉर्म की पहली शर्त, ओरिजिन ढंग की जगह मानना चाहिए। फिर ओरिजिन ढंग की जगह मानकर सारे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिखने चाहिए। ये बेसिक प्रोसीजर है। व्हाट इज द बेसिक प्रोसीजर टू अप्लाई वेक्टर लॉ? अज्यूम ओरिजिन एट राइट पोजीशन। क्या हमने पिछले सवाल में 1 पे माना था ताकि सबको आसानी से कोऑर्डिनेट लिख पाए? सोचो इसमें ओरिजिन कहां माने? अरे हाँ सर, फिर उस ओरिजिन और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से आप इसके सबके कोऑर्डिनेट लिखिए, और कोऑर्डिनेट लिखकर फिर 5 पर चारों चार्जेस द्वारा फोर्सेस लिखिए। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4। बोलो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। ये इसका प्रोसीजर है। चलो मैं ही कराता हूं, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, मिलके सुने। देख, इस सवाल को कई तरीके से करा जा सकता है। इसका बेस्ट तरीका क्या है? ओरिजिन कैसे लें, सुने। ओहो, देख ओरिजिन कैसे लिया है, ध्यान से देखना, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना कैसे लिया है मैंने। ओरिजिन लिया है, फिर से बताता हूं एक बार तो फिर समझ में आएगा। ओरिजिन लिया है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और 1 और 3 और 4 और 2 को ऐसे लिया है कि वो एक्स और वाई एक्सिस पे आ गए, और 5वां जेड एक्सिस पे। देख, अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। देखो इसको अपन 5 को ओरिजिन नहीं लिया है, उसको ओरिजिन लिया है। किसको? जो उसका सेंटर है स्क्वायर का। अच्छा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो, प्लस प्लस ले लो, सबको कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ठीक, एक्स और वाई एक्सिस हो गई। अब ध्यान से सुनना तुम, जो 5वें का कोऑर्डिनेट है, देखो वो तो हो गया 0, 0, a। अच्छा, ये साइड √2a है, तो ये a है, ये भी a है। तो सोच इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? a, 0, 0। इसका कितना हो गया? 0, a, 0। इसका कितना हो गया? इसीलिए तो ऐसे लिया है ताकि आसानी से कर पाए। इसका हो गया -a, 0, 0। इसका हो गया 0, -a, 0। अरे हाँ सर, कोऑर्डिनेट आसानी से बढ़िया तरीके से लिख पाए। पांचों पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर पांचों पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आ गए तो फोर्स लिख लो। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, 5 - 1, यानी कि लिखा जाएगा KQ² तो कॉमन आएगा। इसमें से 0 में से a करोगे तो -a I कैप प्लस a k कैप, नीचे आएगा √2a का क्यूब। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। ओ हो। अब दूसरा लिखो, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, KQ² -a j कैप प्लस a k कैप बाई √2a का क्यूब। क्या मास्टर सही लिख रहा है? अब बाकी दो तुम भी लिख सकते हो, इसलिए फटाफट लिखो। बाकी दो तुम लिखो, चलो फटाफट लिखो, फिर मैं बताऊंगा। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, खुद लिखना है। मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिखो, गड़बड़ नहीं करनी है। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है।
बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो 3 और 4 लिख पाए क्या? बोलो। इसलिए मैं कह रहा था इसको ऐसे अगर ओरिजिन लेके ऐसे अगर सेट कर देंगे ना स्क्वायर को, √2a दिया ही इसलिए था ताकि आप इसको आसान कर पाओ। कईयों को लगता नहीं तो साइड √2a क्यों दी, कुछ तो लॉजिक रहा होगा, इसलिए दिया गया है वो, ताकि आप सवाल को आसानी से कर पाओ। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब सुन, अब कुछ नहीं, इन सबको जोड़ लो। तुम ध्यान से देखो तो इनको अगर जोड़ोगे तो देखो KQ² बाई √2a³ कॉमन है और a बाहर से, तो 2√2a² तो कॉमन है। अरे हाँ सर, KQ² 2√2a² तो कॉमन है सब में। KQ² बाई नीचे आएगा 2√2a³, ऊपर a सब जगह तो कट गया, ये तो कॉमन आ गया, ये सब में है। ठीक, अब आई वाली टर्म देखो, पहले में आया -1 फिर आया +1, तो आई तो +1 -1 कट गया और कहीं आई है ही नहीं, तो आई तो 0 हो गया, तो 0i। ऐसे ही देखो 0j और k चारों बार जुड़ गया तो 4k। तो आंसर क्या आया, 4 से 2 को मारा और फिर 2/√2 इज √2, तो √2 KQ² बाई a², k। यानी कि z एक्सिस के अलोंग ऐसे ऊपर आपका क्या है, आपका फोर्स है √2 KQ² बाई a², √2 KQ² बाई a²। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। क्या बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर, बढ़िया है सर। तो √2 KQ² बाई a², बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, इधर देखें, अरे सोचें। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, आंसर आ गया क्या? हो 4 KQ² बाई 2√2² सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा √2 KQ² बाई a²। हाँ, k। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो ना तो इसको ऐसे इमेजिन करना, इसको ऐसे स्क्वायर लेके, ध्यान समझे, इसको ऐसे स्क्वायर लेके तुम इसको इमेजिन भी कर सकते हो 3D में अगर तुम्हारा दिमाग चलता है। ऐसे लेना, देखो जैसे मैंने बनाया है, ऐसे स्क्वायर सोचो, टिक टिक, ऐसे समझो, ऐसे। अब सोचो यहाँ वाला, थोड़ा इमेजिन कराता हूँ फिर खुद करना, इमेजिनेशन से भी आ सकता है आंसर, ध्यान समझना। यहाँ वाला, अच्छा यहाँ 5वां चार्ज यहाँ पर है, देखो इन दोनों चार्जेस की वजह से ना ऐसे फोर्स आएगा इन पे 45 डिग्री पे। क्यों, ध्यान से बताता हूँ, सुन। इसका जो डायगोनल है ना वो a है, और सोच ऐसे डायगोनल a है और ये भी ऐसे a है, तो ये दूरी √2a आएगी और वो फोर्स ऐसे आएगा और इधर वाले से भी ऐसे आएगा। ध्यान से देखो तो ये जो दो डायगोनल पे चार्जेस है ना, इनकी वजह से ऐसे हॉरिजॉन्टल कट जाएगा और वर्टिकल जुड़ जाएगा। ऐसे इन दोनों की वजह से जो आएगा वो ऐसे आएगा और उनका हॉरिजॉन्टल कट जाएगा और वर्टिकल जुड़ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से अगर इमेजिन कर पाओ तो भी आंसर ला सकते हो। तो आपको घर पे क्या करना है, इमेजिन इन 3D देन ट्राई। ऑल्दो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 3D में इमेजिन करना मुश्किल हो सकता है। सोच, इससे पहले वाले में तो बहुत मुश्किल था, कैसे 7 फोर्स इमेजिन करते। तो हमें वेक्टर लॉ के बारे में फील आनी चाहिए, पर वेक्टर लॉ हमेशा नहीं लगाना है कि बार बार आई कैप जे कैप में घुस गए। उसके लिए तो अपन बेसिक सीख चुके हैं। जब भी 3D में कहीं घुसे तो वेक्टर लॉ के बारे में फील आनी चाहिए, और 3-4 सवाल आपको जोरदार करा दिए। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जोरदार है, शानदार है, मजेदार है। बोलो यहां तक क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। आ जाओ, अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें। देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ। सही लग रहा है सर? सही चल रहा है सर? ठीक सर, ठीक। अब याद कर, मैंने बिल्कुल जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था ना तो एक बात सिखाई थी। वैसे अब जो पढ़ाने लगा हूं आपको दिमाग में याद रखना है ना, ऐसा कैपेसिटर में भी आएगा, बट कोई बात नहीं, अभी समझें। आपको दिमाग याद करो, मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो नेट फोर्स है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। याद कर, अपने पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मैंने बोला था कि भाई वो कंजर्वेटिव होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ किसी की प्रेजेंस और एब्सेंस होता है। और एक और पॉइंट बोला था जो बोला था बाद में पढ़ाऊंगा, वो अब थोड़ा सा उसे फील कर सकते हो अब तुम।
थोड़ा ही कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है। वो भी उसकी और अच्छी फील आएगी जब आप कंडक्टर्स में इंडक्शन वगैरह पढ़ लोगे, इंड्यूस चार्जेस पढ़ लोगे, तब थोड़ी ज्यादा फील आएगी। बट अभी समझने के लिए समझें कि क्या दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो हमने अभी पढ़ा था, उन चार्जेस को तो हम सब एयर में मानते थे, एयर या वैक्यूम में मानते थे। अगर मैं उन दोनों चार्जेस को, जैसे 2 कूलम 5 कूलम को, अगर मैं किसी मीडियम में रख दूं, पानी में रख दूं, ऑयल में रख दूं, तो हमने देखा कि उनके बीच में जो नेट फोर्स लग रहा है वो बदल गया है, वो बदल गया है। यानी कि नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम। दैट इज व्हाट वी have seen practically. It means we have to understand कि ऐसा क्यों होता है। बाकी तो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए।